अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ दुआ खान और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब तो वैसे ऑलमोस्ट काफ़ी हमने पहले भी इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन ये जो आज डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं बड़े फ़ायदेमंद हैं हम सब के लिए। वो फ़ायदेमंद कैसे हैं? क्योंकि जिनका ताल्लुक़ जो है वो माइंड साइंस से है। इल्म नफ्सियात के साथ साथ माइंड साइंस के भी काफ़ी ज़्यादा माहिर है और पूरे पाकिस्तान में इनका एक इदारा है जो कि हमारे लोगों को फ्री इल्म सिखा रहा है। और वो चाहते हैं कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है, आजकल के बच्चे हैं और पहले भी लोग, क्योंकि आजकल की जनरेशन के थ्रू हमारे जो पहले बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बड़ा कुछ सीख रहे हैं। तो मैं आज आपको इनका पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैसी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक्चुअल माइंड साइंस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, ये कैसे काम करता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है माइंड पावर आर्टिस्ट्स। ओके। माइंड पावर आर्टिस्ट हम एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो माइंड साइंसेस के उलूम में महारत रखता हो और इन उलूम के इस्तेमाल से वो सबसे पहले वो अपनी ज़िंदगी, अपने आप को मसाइल से निकाल सकता हो, अपनी लाइफ को एक्सीलेंस की तरफ ले जा सकता हो और उसके बाद वो दूसरों की हेल्प कर सकता हो। जैसा कि दुनिया के एक कोने में बैठ के दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे शख्स को बगैर कांटेक्ट किए, बगैर देखे, उसको माइंड पावर के ज़रिए हील करना, उसको अल्लाह के हुक्म से शिफा देना, उसकी तकलीफ़ दूर करना, ये माइंड पावर का एक आर्ट है। इज़ दैट पॉसिबल? 100%। अच्छा। इसी तरह कोई शख्स अपने घर में बैठ के किसी दूसरे शख्स की माइंड प्रोग्रामिंग, उसके माइंड टू माइंड कनेक्शन बना के उसके माइंड में ऐसी प्रोग्रामिंग करे कि उसका बिहेवियर चेंज कर दे, बुरा बिहेवियर निकल जाए, अच्छा बिहेवियर आ जाए, ये भी एक माइंड पावर का आर्ट है। तो जो लोग ये कर सकते हैं हम उन्हें माइंड पावर आर्टिस्ट कहते हैं। अच्छा। और हमारा इदारा माइंड पावर आर्टिस्ट, ये नाम हमने अपने इदारे का इसलिए रखा कि हम एक आम शख्स को, एक कॉमन मैन को ये सब कुछ सिखा के माइंड पावर आर्टिस्ट बनाते हैं। इसका 3 स्टेज प्रोसेस होता है। स्टेज 1 का नाम हमने रखा है सेल्फ हेल्प। हर इंसान इस दुनिया में मुश्किलात से गुजरता है, लाइफ का हिस्सा है। सबसे पहले हम एक आम शख्स को ऐसी सेल्फ हेल्प एक्सरसाइजेज और माइंड टेक्निक सिखाते हैं जिनसे वो अपने मसाइल पे फ़ौरन काबू पा लेता है, अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल हासिल कर लेता है। और स्टेप 2 का नाम है सेल्फ रिवोल्यूशन। अपने पाँव पे खड़े होने के बाद हम उसे ऐसे कीमती उलूम सिखाते हैं जिनकी मदद से वो अपने आप को मज़ीद ऊपर ले जा सकता है, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी किस्मत, अपना नसीब बेहतर बना सकता है। एंड स्टेप 3 पे हम उसे सिखाते हैं कि आपने अपनी माइंड पावर से दूसरों को कैसे सर्व करना है, कैसे हेल्प करना है, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दी। तो ये 3 स्टेज प्रोसेस है। ये स्टेप हर एक को हम सिखा के फ्री ट्रेनिंग के थ्रू हम आम लोगों को माइंड पावर आर्टिस्ट बनाते हैं। ये हमारा काम है। अच्छा, इसमें जो आपने एक चीज़ जो बताई है जो कि मेरे लिए भी बड़ी एक यूनिक बात है कि आप खुद से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, या यानी कि जैसे कि अल्लाह ताला भी कहता है कि दुआ मांगा करो, आप अपनी दुआओं से अपनी मुकद्दर बदल सकते हो। तो अगर इस शोबा में भी जो है इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं। और अगर अब देखें, अब जब लोग आपको सुनेंगे तो वो बड़े उनको कॉन्शियस होंगे कि यार ये क्या चीज़ है, उनको सस्पेंस भी होगा कि ये कैसे हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अब इसमें मुझे ये पहले क्लियर कर देंगे, लोगों के माइंड में भी आएगा यार शायद रात को हमारे पास इतना पैसा, सुबह तक हमारे रुपया कमा लें, ऐसा कुछ सीन तो नहीं होगा? देखिए, जो भी इतनी इजी मनी होती है ना, वो हमेशा सस्पेक्टेड होती है, वो फ्रॉड होती है। हाँ। लेकिन दिस इज़ पॉसिबल। किस्मत की आपने बात की, यस, मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने हमें जितना किस्मत का इख्तियार दिया हुआ है ना, हम उसमें से 1% भी यूज़ नहीं करते। अच्छा। अगर हम उसका इस्तेमाल करना सीख लें, दुनिया के उलूम, ज़ाहिरी उलूम और दुनिया के वो उलूम जो अभी तक हमें नहीं पता, जैसे कुछ उलूम का आज हम जिक्र करेंगे, ये उलूम सीख लें तो हम बहुत हद तक अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ऑरा क्या है, इससे आप कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं या अपनी ज़िंदगी से कैसे बेहतर बना सकते हैं? देखिए, ह्यूमन ऑरा होता है कि हर इंसान एक यूनिक है, हर इंसान की अपनी एक खुशबू है, एक उसकी यूनिक रंग है, उसकी रोशनी है, उसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी है। हर इंसान के जो वजूद की फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हम ऑरा कहते हैं। इसको माइंड साइंसेस ह्यूमन ऑरा कहती है। अच्छा, एक ये उसमें भी आता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, ये उसमें आता है? नहीं, वाइब्स इज़ अ सेपरेट थिंग। ओके। ये इंसान की अपनी एक ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी है। हर इंसान एक रेडिएशन ट्रांसमिट करता है जो उसके इर्द गिर्द मौजूद रहती है। और इंसान चूँकि इस दुनिया में मौजूद है, इस कायनात का हिस्सा है, इस पूरी कायनात में उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। तो जो हमारा ऑरा होता है ना, ये हमारे फिंगरप्रिंट्स बनाता है। तो हमारा ऑरा जितना स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी लाइफ उतनी ही अच्छी होगी, कामयाबी हमारे लिए हासिल करना उतनी ही आसान होगी। जिन लोगों का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है उनको इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं कि उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आना शुरू हो जाती हैं, उनकी जो मेहनत करते हैं उसका रिज़ल्ट उनको अच्छा और जल्दी और ज़्यादा मिलता है।
और वो जहाँ भी जाते हैं वो डोमिनेट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला शख्स किसी भी महफिल में जाएगा तो वो वहाँ जाके जो भी बात करेगा डोमिनेट करेगा, सब उसकी बात मानेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको इज़्ज़त देंगे। जबकि किसी का अगर ऑरा वीक है ना तो उसको ऐसी मुश्किलात पेश आएंगी कि वो जितनी अच्छी सच्ची मंतकी लॉजिकल बातें कर ले, उसकी बातों को इतनी वक़्त नहीं मिलेगी, लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उसके रास्ते में डिलेज़ आएंगे, मुश्किलात आएंगी, और जितनी वो मेहनत करेगा उतनी जल्दी और उतनी क्वांटिटी की सक्सेस उसको आराम से नहीं मिलेगी। तो ये ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के कोई एक दो टिप्स तो बता देना ज़रा, चलते चलते लोगों को समझ आ जाए कि इसके लिए स्पेशल आपसे सीखना पड़ेगा आके। नहीं टिप्स नहीं, हम पूरी आपको एक्सरसाइज बताते हैं। हम तो ये सिखाते हैं कि कैसे अपने आपने ऑरा अपना स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है। एक इसको हम कहते हैं ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज, इसको हम कहते हैं। ओके। इसका थीम ये है कि दिस इज़ अ मेडिटेशन एक्सरसाइज। मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि मेडिटेशन स्टार्ट होती है तसव्वुर करने और महसूस करने से। तो हम एक एक्सरसाइज करवाते हैं कि थीम ये है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, इट इज़ हिडन, इट इज़ कॉइल्ड। हमने इसको अनकॉइल करना है और इसको हमने अपने इर्द गिर्द ट्रांसमिट कराना है। एक्सरसाइज में हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन कराते हैं, फिर हम उसने ये करना होता है कि जो एक्सरसाइज कर रहा है कि वो ये इमेजिन और फील करता है कि उसके अंदर से एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता रेडिएट कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। 3 बेसिक हम पॉइंट्स लेते हैं एनर्जी सोर्सेज के, एक सेंटर ऑफ हेड जिसे थर्ड आई पॉइंट कहते हैं, एक सेंटर ऑफ चेस्ट यहाँ भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोर्स होता है, और एक सेंटर ऑफ एब्डोमेन। जनरली स्टार्टिंग में हम ये 3 बेसिक पॉइंट्स बताते हैं कि यहाँ से आपने वन आफ्टर दी अदर ये इमेजिन एंड फील करना है कि आपकी यहाँ से एनर्जी सोर्स है, एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसमिट कर रही है, रेडिएट कर रही है, आपके जिस्म से बाहर निकल रही है। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि हम ये सिखाते हैं कि आपने अपनी पावर ऑफ इंटेंशन से, अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकालना है। तो जैसे जैसे एनर्जी निकलती है ये आपका ऑरा भी बनाती है, और वो जो आपके नज़दीक होता है आपके उस ऑरा एनर्जी को महसूस करता है, चाहे वो आपके घर वाले हों या चाहे वो आपके ऑफिस कंपनी के लोग हों। डिटेल एक्सरसाइज मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इट इज़ टोटली फ्री। कोई भी इस एक्सरसाइज को करके अपनी किस्मत, अपना नसीब बेहतर कर सकता है। और अगर हमारे देखने वालों को भी इसकी डिटेल एक्सरसाइज चाहिए तो वो तो फिर डॉक्टर साहब का एक अपना चैनल है, और वहाँ पे जाएं, सीखें भाई, बड़ा यूनिक चीज़ है, आप लोग बड़ा कुछ अपने अंदर चेंज कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और जो बहुत ही कॉमन है, मतलब कुछ ऐसी बातें जैसे ऑरा आई थिंक लोगों के लिए मे भी न्यू हो सकता है, लेकिन हिप्नोटाइज करना ये बड़ा नॉर्मल है, हर बंदा इसको समझता है कि यार ये बड़ा नॉर्मल बात है। अक्सर लोग कोशिश भी करते हैं, हम भी छोटे तो कोशिश करते हैं कि बातें करी जो वो दिखाई जो बंदा हिप्नोटाइज हो जाएगा। तो ये कैसे हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है? अच्छा, हिप्नोटिज्म पहले तो बात की एक इल्म है, एक माइंड साइंसेस का इल्म है। इसमें साइकोलॉजी भी होती है, माइंड साइंसेस भी होती हैं, लेकिन जितना कुछ हिप्नोटिज्म के बारे में मशहूर है वो ज़्यादातर गलत है, गलत फहमियाँ हैं। ये जिसको हम स्टेज हिप्नोसिस कहते हैं कि किसी को हिप्नोटाइज करके कुछ भी करा लिया, ऐसा नहीं होता। वो स्टेज हिप्नोसिस सारा प्लान्ड होता है और वो ड्रामा होता है। हिप्नोटिज्म किया जाता है, हिप्नोटिज्म का एक ही मकसद है कि किसी को फ़ायदा पहुंचाना। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि हिप्नोटिज्म का हमारे यहाँ एक आम कॉन्सेप्ट ये है कि किसी को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको सुला देना या बेहोश कर देना, ये हिप्नोटिज्म है। ये हिप्नोटिज्म नहीं है। हिप्नोटिज्म ये है कि किसी के दिल में अपनी बात उतार देना, किसी को कायल कर लेना कि वो आपकी बात माने, दिस इज़ हिप्नोटिज्म। अगर एक थेरेपिस्ट किसी दूसरे को हिप्नोटाइज करेगा उसके मसले हल करने के लिए, उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके उसमें से प्रॉब्लम की रूट कॉजेज़ को ख़त्म करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं हिप्नोथेरेपी। लेकिन अगर कोई शख्स खुद ये चीज़ सीख के अपने आप को हिप्नोटाइज करेगा तो इसको हम कहते हैं हिप्नोसिस या सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। अब सेल्फ हिप्नोसिस जो है, जैसा आपने पूछा इसी किस लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपनी बुरी आदतें, एक्स्ट्रा आदतें छोड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव मोबाइल यूज़ एक आजकल आम बीमारी है, इसको कोई छोड़ना चाहता है तो हिप्नोसिस कैन हेल्प। अगर कोई सिगरेट नोशी अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहता है तो हिप्नोसिस कैन हेल्प। अगर कोई अपनी लाइफ में एनर्जी, मोटिवेशन पैदा करना चाहता है, हिप्नोसिस कैन हेल्प। अगर कोई चाहता है कि वो सुबह उठे तो फ्रेश और एनर्जेटिक उठे, तो ये हिप्नोसिस से पॉसिबल है। हिप्नोसिस से ये भी पॉसिबल है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी करें और हम अपने माइंड को ट्रेन कर लें कि वो वही सवालात पढ़े जो एग्ज़ाम में आने हैं। दिस इज़ पॉसिबल। अच्छा, ये बड़ा लेट बता रहे हैं हम, पहले मेरे स्कूल टाइम पे क्यों नहीं आए? हिप्नोसिस से ये भी पॉसिबल है कि आप अपने माइंड को ये प्रोग्राम कर दें कि आप सुबह 7 o'clock विदाउट एनी अलार्म आप उठ जाएं। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, जैसे हम समटाइम सोचते हैं कि यार सुबह फजर टाइम हम उठ जाएं, तो हमारा एक माइंड सेट होता है कि समटाइम ऐसा होता है हम उठ जाते हैं, खुद ब खुद उठ जाते हैं, बगैर किसी अलार्म के उठ जाते हैं। तो ये फिर क्या ये हिप्नोसिस है अपनी सेल्फ के साथ? जी, ये एक तरह से ना, जो लोग नमाज की हिफाजत करते हैं, बाकायदगी से पढ़ते हैं, वो एक्चुअली बार बार इस चीज़ को अपने जहन में दोहराते हैं कि हमने नमाज पढ़नी है, उठना है। अच्छा। हिप्नोसिस का रूल ये है कि एक रिलैक्स माइंड स्टेट अचीव करना, फिर रेपिटेशन के साथ अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देना। तो वो लोग जो जिस काम के पाबंद होते हैं, रोज़ाना करते हैं, वो उनके अंदर एक ऑटोमेटिक हिप्नोसिस प्रोग्रामिंग हो रही होती है। तो वो इसलिए
खुद ब खुद उस टाइम पे बेदार हो भी जाते हैं। अच्छा, एक तो ये भी एक अच्छी टर्म है, लेकिन हमारे यहाँ पे वो यही समझा जाता है कि यार किसी दूसरे को किया जाए, उसको सिर्फ वो बताया जाए जो हम चाह रहे हैं। तो वो तो आपको पता है कि फिर मोस्टली अच्छा तो होता नहीं है, वो किसी ना किसी गलत वे में ही यूज़ होता है। लेकिन मेरा ख्याल है ये डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा आइडिया है कि अपनी ज़ात के साथ करें ताकि आप बहुत कुछ चेंज भी कर सकें। अच्छा, एक सवाल, वैसे मैं शो से पहले भी एक बात पे जिक्र कर रही थी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम नींद, क्योंकि काम का लोड इतना होता है या शेड्यूल ऐसा सेट हो चुका होता है, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन हम अगर अपने माइंड को समझाएं कि हमने सोना नहीं है इतनी देर और जागे या किस तरह जागे, क्या करें, तो वो कैसे किया जाता है? ये एक ऐसी टिप है जो मुझे दे दे कि मैं अपने दिमाग से कह सकूं कि भाई थोड़ी देर जाग लो, काम कर लो, फिर सो जाना। हिप्नोसिस के ज़रिए अपनी नींद कम भी की जा सकती है, ज़्यादा भी की जा सकती है। नींद के मसाइल इससे हल भी किए जा सकते हैं। आमतौर पर तो लोग ये पूछते हैं कि हमें बताएं हम हिप्नोसिस से कैसे सो सकते हैं और कैसे अच्छी नींद हासिल कर सकते हैं। ये आपने एक वाहिद सवाल किया कि बताएं हम कैसे जागते रहें और ना सोएं। दिस इज़ पॉसिबल। मुसलसल और लगातार ना सोना तो एडवाइजेबल बेनिफिशियल नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि किसी का कोई स्पेशल टास्क है, स्पेशल डे है, एक्टिविटी है और उससे पहले 1, 2, 3 रातें इंसान सो नहीं सका, रेस्ट नहीं कर सका, वर्कलोड काम करता रहा है। अब फाइनल डे पे उसने फ्रेश नज़र आना है, एक्टिव नज़र आना है। नाउ ही कैन डू हिप्नोसिस। वो 1 नाइट पहले भी कर सकता है, एट दी डे भी कर सकता है। उसने करना ये होगा कि अगेन माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन, अपने आप को ईजी फील करना है और अपने जहन को ख्यालात से खाली करना है। उसके बाद उसने अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को या अपने आप को मुखातिब करके उसने इस तरह की एक वोकैबुलरी होती है, इसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं हिप्नोसिस का, वो उसने अपने आप को रिपीट करना है। उसका थीम या खुलासा ऐसा ही होगा जो हम ज़ाहिरी ज़ुबान में किसी को कहना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो अपने आप को ये कहेगा कि आज टुडे इज़ माई स्पेशल डे, आज मैंने बिल्कुल ऐसे फ्रेश लुक नज़र आना है, एनर्जेटिक नज़र आना है जैसे मेरी नींद पूरी है और मैं इतने दिन से सो रहा हूँ। आई एम टोटली फ्रेश और टोटली फोकस और टोटली डोमिनेटिंग। इसी तरह के वर्ड बोलेगा और ये जो वर्ड्स बोलेगा 3 to 4 सेंटेंसेस अपने आप को मुखातिब करके उसने रिपीट करना होगा 15 to 20 टाइम्स। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, रिलैक्स स्टेट माइंड हासिल करनी है। अपने आप को रेपिटेशन के साथ कुछ अल्फाज कहने हैं, वो आपके अंदर प्रोग्राम हो जाएंगे और उसके बाद आप वैसा ही दिन गुजरेगा जैसा आपने प्रोग्राम किया हुआ है। लेकिन ये रोज़ नहीं करना, आराम भी करना है, सोना भी है, नींद भी पूरी करनी है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद कोई मेरे जैसा बंदा हो शूट पे लगा रहता है कि भाई किसी तरीके से कुछ सोने की जगह मिल जाए, बाज़ औक़ात नींद इतनी को गालिब आ जाती है कि बस दिल करता है यार अब सो जाए, तो वो फिर क्या वो वाली मिसाल है कि नींद तो सूली पे भी आ जाती है? मैं आप अगर ये अक्सर होता तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप नींद पूरी किया करें, हिप्नोसिस ना करें आप। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि टेलीपैथ के ये क्या है, मतलब हम इसको कैसे? टेलीपैथी एक आम वेल नोन एक फिनोमेना है। जनरली इसको मिथ समझा जाता है कि टेलीपैथी का मतलब है कि किसी से बात किए बगैर उसके जहन में कोई बात उतार देना या लेट्स सपोज उसके जहन से कोई बात पढ़ लेना, माइंड रीडिंग कर लेना। तो टेलीपैथी इस दुनिया में होती है, हकीकत होती है, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। हम सिखाते हैं और जिनको हमने सिखाई है उन्होंने खुद ये सीख कर अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं। आपने नोट किया होगा, ये हम सब अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं कि हम अपने ख्यालों में खोए किसी के बारे में सोच रहे हैं, अचानक उसकी कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है। बिल्कुल सेम, बहुत दफ़ा ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं ना उस वक्त, रिलैक्स्ड, इजी, माइंड एंड बॉडी रिलैक्स, अपने ख्यालों में खोए हुए, हमारी सारी माइंड की जो रेस हैं वो यकजा होती हैं। इसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। ऐसा कभी नहीं आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप गुस्से में किसी के बारे में सोचें और उसकी कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि गुस्से में हमारे ब्रेन की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है। तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जो हमारे ब्रेन की फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसमें ये एक तासीर अल्लाह ने रखी है कि एक जगह से दूसरी जगह पैगाम रसानी कर सकती है। तो दिस इज़ रियल टेलीपैथी। हम ये सिखाते हैं, टेलीपैथी के 2 प्रोसीजर हम मेनली सिखाते हैं। एक दिन में टेलीपैथी किसी वक्त भी कर सकते हैं, एक को नाइट टेलीपैथी कहते हैं, स्लीप हिप्नोसिस जिसको कहते हैं। और हम बहुत ईजी, बहुत आसान प्रैक्टिकल वे में सिखाते हैं कि इसको कैसे सीख के हम विद इन फ्यू डेज़, फ्यू वीक्स इसमें से हम रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक लेडी ने हमें अप्रोच किया कि उनका बच्चा है, टीनेज है और वो गलत कंपनी में चला गया है, ड्रग एडिक्शन की तरफ चला गया है। काफ़ी दफ़ा उन्होंने उसका रीहैब कराया, हॉस्पिटलाइज कराया, वो ठीक नहीं हो पा रहा था। हमने उनको टेलीपैथी सिखाई कि किस तरीके से आपने टेलीपैथी करनी है अपने बच्चे के ऊपर, कैसी उसकी माइंड प्रोग्रामिंग करनी है। उन्होंने ये करना शुरू किया और विद इन 2 to 3 मंथ्स उन्होंने 100% रिजल्ट अचीव किए। शी रिपोर्टेड कि उसने गलत कंपनी छोड़ दी है,
उसने अपनी ड्रग एडिक्शन हमेशा के लिए छोड़ दी है, स्टडीज़ की तरफ फोकस हो गए। एंड शी क्लेम्ड कि अब जब मैं टेलीपैथी करती हूँ, वो एक्सपर्ट हो गई थी रोज़ाना कर करके। शी सेज कि जो चीज़ मैं उसके माइंड में डालती हूँ वो वैसे ही करना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ रियली प्रैक्टिकल। अच्छा, ये तो फिर वैसे एक लाइटर नोट में बात है, यानी कि आजकल खासकर कपल्स में और ये चीज़ें तो बड़ी फिर मज़े की होंगी। भाई आप जो सोच रहे अगले के जहन में डाल दो वो वैसा ही हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी जनरेशन है वो तो बड़े मज़े से आपका ये वाला सवाल सुनेगी और आपको पूछेगी भी ज़रूर कि सर प्लीज़ बताएं, मैं ये सोच रही हूँ, मैं कैसे किसी के जहन में डाल दूँ। हम ना जनरली रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए टेलीपैथी सिखाते हैं कि टेलीपैथी इस तरह से करें और देखिए, वाइफ का मेरा तुक्का रिलेशन बिल्कुल सही था। इंप्रूव करें। ये तो हो गए वो जो ऑलरेडी मैरिड रिलेशंस हैं उनको इंप्रूव करने की। एक मैं आपसे बड़ा दिलचस्प एक्सपीरियंस शेयर करूं। एक लड़के ने अप्रोच किया हमें कि जी ही सेड के वो किसी लड़की के साथ थे, हम रिलेशन में थे लेकिन अब हम साथ नहीं हैं। ही सेड कि मैं चाहता हूं कि टेलीपैथी के ज़रिए हम दोबारा वापस आ जाएं और हम दोबारा साथ रह सकें और आगे साथ चल सकें। तो मैं ऐसे केसेस को जनरली जो बात पुरानी हो चुकी हो मैं उनको प्रमोट नहीं करता। मैंने उसको डिस्करेज किया कि जो चीज़ पुरानी हो गई है, माजी हो गया, आप उसको छोड़ दें, आप आगे ज़िंदगी बनाएं अपनी और आगे ये इल्म इस्तेमाल करें, ज़िंदगी बेहतर होगी। हमारी बात ख़त्म हो गई। कुछ दिन के बाद उस लड़के ने अप्रोच किया। उसने खुद बताया कि जी आपने ऑल्दो मुझे मना किया था लेकिन मैंने आपके बताए हुए टेलीपैथी के तरीके से जो आपके चैनल पे मौजूद है, मैंने टेलीपैथी की उस लड़की के साथ और मैंने टेलीपैथी में ये प्रोग्रामिंग की, ये टेलीपैथी की कि वो मुझसे खुद रब्ता करे, मुझसे खुद रब्ता करके एक्सक्यूज़ भी करे और मुझे अपना प्लान इजहार करे कि अब हम दोबारा हमें साथ होना चाहिए और वो अपना प्लान मुझसे शेयर करे कि मैं इस तरह अपनी फैमिली से बातचीत करूँगी और हम इस चीज़ रिश्ते को इस तरह लेकर आगे चलेंगे। एंड ही सेड कि मैंने जैसे जैसे प्लान किया था वैसे ही हुआ। उसने खुद रब्ता किया, अपना पूरा प्लान बताया, इजहार किया और साथ आगे चलने की रजामंदी जाहिर की। यानी कि जो महबूब कदमों में है वो बगैर किसी बाबा जी के और बगैर किसी जादू टूने के भी पॉसिबल है। बड़ा दिलचस्प है भाई ये तो। और बगैर खर्चा किए, बगैर खर्चा किए भी है, कुछ भी नहीं करना। आपने डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल खोलना है, उसको लगा के बैठ जाना और तरीके सीखते रहे वहां से। अच्छा एक मैं यहाँ बात आपकी सॉरी काट रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब चैनल खोल के देखना नहीं है, वो एक्सरसाइज अप्लाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, महारत हासिल करनी है। हाँ। सिर्फ देखने से कुछ हासिल नहीं होगा, बिल्कुल प्रैक्टिस जो आप सिखाएंगे वो करना पड़ेगा ना। मैं तो आज से एक दो चीजें मैंने आज से जाके जरा सीखनी शुरू कर देनी, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको कॉल कर लूंगी। अच्छा मुझे बताइए, ये सारा जो इल्म है ये आप फ्री सिखा रहे हैं या इस पे कुछ पेड भी है? ये मतलब लोगों को ये किस तरह हासिल कर सकते हैं? कोई पैसे शैसे लगेंगे कि बस ठीक है? हमारी ट्रेनिंग सारी टोटली फ्री है। अच्छा। तमाम कोर्सेज हम फ्री में सिखाते हैं। हम सिखाते हैं, लेट्स से हम मेडिटेशन सिखाते हैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, ब्लॉक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक हम मेडिटेशन सिखाते हैं। हम NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सिखाते हैं जिसका एक ख़ास तरीकाकार होता है कम्युनिकेशन का, कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं और अगले के दिल में बात उतार सकते हैं। हम इसी तरह टेलीपैथी सिखाते हैं जैसे हम डिस्कस किया, और एनर्जी एक्सीलेंस सिखाते हैं हम इसके अलावा हिप्नोसिस सिखाते हैं, हम रिमोट हीलिंग सिखाते हैं और इस तरह के माइंड साइंस से काफ़ी उलूम सिखाते हैं। इट इज़ टोटली फ्री। माइंड साइंसेस के उलूम दुनिया में और जगह भी सिखाए जा रहे हैं, हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बाहर हर जगह सिखाए जा रहे हैं। हम इसमें कुछ चेंज लेकर आए हैं। जो बाकी लोग सिखा रहे हैं और हम जो सिखा रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस हमने क्रिएट किए हैं। सबसे पहली बात, जैसा आपने पूछा, ये माइंड साइंसेस के उलूम बहुत कीमती उलूम है। बहुत लोग इसमें हैवी फ़ीस के साथ सिखाते हैं, थाउजेंड्स, इवन कुछ कोर्सेज, कुछ सब्जेक्ट्स लैक्स में उनकी फ़ीस होती है। अच्छा। इवन 2 to 3 डेज़ वर्कशॉप की। हम ये टोटली फ्री सिखाते हैं और उनसे हम ज़्यादा सिखाते हैं। इसके हम प्रैक्टिकल स्टेप्स कराते हैं, एक्सरसाइजेस देते हैं, अट्यूनमेंट्स साथ देते हैं। सेकंड स्टेप, अगेन हम एकेडमिक नॉलेज नहीं देते, हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं, फिर उन लोगों को टास्किंग डिफरेंट देते हैं। वो टास्किंग करने के बाद उनके अंदर वो कैपेबिलिटी, महारत आती है ताकि वो उस पर अप्लाई कर सकें। और इसी तरह एक डिफरेंस और हमने जो क्रिएट किया वो ये कि अभी तक ये इल्म हमारे पास वेस्ट से आया, ज़्यादा इसमें रिसर्च की नहीं गई, वही इल्म कॉपी पेस्ट आगे चल रहा है। वेस्ट से जो इल्म आया उसमें दूसरे मज़ाहिब, क्रिश्चियन मज़हब की इंटीग्रेशन है। जब ये इंडिया में आया उसमें हिंदू धर्म और दूसरे मज़ाहिब की इंटीग्रेशन है। हमने इसको फॉर द फर्स्ट टाइम हमने अपने रिलीजन को इसमें इंटीग्रेट किया है कि ये माइंड साइंसेस के इल्म हमारे रिलीजन में ऑलरेडी पहले कहाँ बताए गए हैं, कुरान में कहाँ बताए गए हैं, हदीस में कहाँ बताए गए हैं, हमारी रिलीजियस टीचिंग में ये कहाँ चीज़ बताई गई है, कैसे इस्तेमाल करके फ़ायदा कर सकते। तो वो लोग जो हमारे लोग पहले ये इल्म सीखना चाहते थे, उनको दूसरे मज़ाहिब के लोग मिलते थे, उनको अपने रिलीजन, अपने कल्चर के लोग मिलते नहीं थे। ये इस जगह एक बहुत बड़ा गैप था जो हमने फिल किया। क्या इसका ताल्लुक किसी जादू वगैरह के साथ है या बिल्कुल जादू वगैरह के साथ नहीं है? ये अल्लाह ताला की कुरान में बताई गई वो बातें हैं कि शायद जो आम इंसान को समझने में वक्त लगता है या वो उस तरह समझ नहीं सकता, तो क्योंकि बेशक अल्लाह तो कहता है कि कुरान में हर चीज़ का हल मौजूद है। तो ये भी क्लियर करते जाएंगे क्या इसका ताल्लुक कोई जादू वगैरह से है कि बिल्कुल भी नहीं है? जादू तो देखें एक अमलियात की फील्ड है, एक जो कि एक नेगेटिव चीज़ है, एक मना भी किया गया। जादू तो अमलियात की फील्ड है। ये जो है ये दिस इज साइंस।
ये प्रॉपर साइंस है, माइंड साइंसेस इसकी सब कैटेगरी है, माइंड साइंसेस इसको कहते हैं। और अगर हम इसके जादू के मानों में जो आपने सवाल पूछा, इसके हम दुरुस्त होने, जायज़ या नाजायज़ होने की बात करें, तो किसी भी चीज़ को जायज़ या नाजायज़ होने के 2 बेसिक क्राइटेरिया हैं। नंबर 1, क्या उसका जो तरीक़ाकार है उसमें कोई खिलाफ़ दीन, खिलाफ़ शरीयत काम तो नहीं है। जैसा कि वो जो जादूगर होते हैं वो खून से तावीज़ लिखना और क्या-क्या कत्ल करना वगैरह वगैरह। एक पहला रूल ये होता है, और दूसरा रूल ये होता है क्या ये लोगों के लिए बेनिफिशियल है या ये नेगेटिविटी क्रिएट, नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये 2 चीज़ें, 2 क्राइटेरिया आप किसी भी इल्म के ऊपर लगा लेना तो आपको जवाब मिल जाएगा कि वो जायज़ है कि नहीं जायज़। और हम जो इल्म सिखा रहे हैं, हम तो दूसरों, अपने आप को और दूसरों को फ़ायदा देने की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़, ऐसा इल्म जो दूसरों को फ़ायदा दे, तो अल्लाह ताला का महबूब इल्म होता है ऐसा। तो बिल्कुल अच्छा, एक बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में भी था, मैं भी कहीं ना कहीं मेरे भी जहन में था कि क्योंकि हमारे जब हम समझते हैं ना, या हम ये सुनते हैं कि हमें किसी चीज़ के ऊपर काबू पाना है या किसी से कोई भी जैसे माइंड साइंस से हम खेल सकते हैं, तो पहले यही आता है कि यार ऐसा जादू हो गया है। तो क्योंकि हमारे जहानत ऐसी है ना, हम लोगों के जहन में आ सकता है। तो ये मैं अपने व्यूअर्स को मैं भी क्लियर करती जाऊँ कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटल एक साइंस है और आप साइंस के ही थ्रू क्या कुछ कर सकते हैं, ये तो अब मुझे भी चैनल पे जाने के बाद पता चलेगा आपके, और आपको भी इनके चैनल पे जाने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक आपने लोगों, आप समझते हैं कि वो सिलेक्टेड हैं या ये सबके लिए हैं? किस एज तक के लोग इसको ज़्यादा ईजीली समझ सकते हैं, या आप समझते हैं कि ये इतनी एज तक के लोगों के लिए और उसके बाद मुश्किल हो जाएगा? दिस इज़ ओपन फॉर ऑल, कोई एज लिमिट नहीं है और कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं है इसमें। हमारा चूँकि मीडियम ऑफ ट्रेनिंग, मोड ऑफ ट्रेनिंग उर्दू लैंग्वेज है, तो वो तमाम लोग जो उर्दू समझते हैं, बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, वो हमारी ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। पाकिस्तान से हमारे पास लोग होते हैं, इंडिया वाले, इंडिया से बहुत से स्टूडेंट्स हमसे सीखते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान और इंडिया के वो लोग जो बाहर सेटल्ड हैं, ऐसे तमाम लोग हमें अप्रोच करते हैं और हमारे से सीखते हैं। इसकी 2-3 शराइत हैं जो कि ना होने के बराबर हैं। एक, आप उर्दू लैंग्वेज, दूसरा आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, और तीसरा आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि आपको विलिंग होना चाहिए सीखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ ये भी बता दें कि इसके लिए कोई बहुत ही कोई शॉर्ट सा, कि आप समझें कि ये एक शॉर्ट सा तरीका है कि जिससे आप एक कोई फला काम कर सकते हैं। किसी की अगर हम टेलीपैथी की बात करें, ऑरा की बात करें, तो कोई ऐसा है जो फर्दर हम लोगों को, अपने देखने वालों को बता सके? कोई ऐसी मेडिकेशन, कोई ऐसी एक्सरसाइज हो? डीप ब्रीथिंग तो एक डिफरेंट चीज़ है, वो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो आपकी बॉडी की एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए होती है। और ये जो आपने, ये जो पोस्चर बनाया आपने मैंने तो बनाया भी गलत है। ये टिपिकली एक योगा का पोस्चर होता है। हाँ। इसकी भी मैं आपको फिलॉसफी बताऊं। ये जिस जगह पे हमने थंब रखा हुआ है ना, मैंने हमारे डिफरेंट बॉडी में, आर्म्स में, फीट में डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं। अब ये जिस जगह पे थंब से प्रेस किया जाता है ना इस योगा के आसन में, ये पॉइंट होता है ब्रेन के अंदर, हमारा एक पीनल ग्लैंड होता है। ये पीनल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए पॉइंट होता है, इसको यहाँ से इसलिए प्रेस किया जाता है। इट इज़ बिलीव, योगा वाले या वो लोग बिलीव करते हैं कि जो पीनल ग्लैंड होता है उसका ताल्लुक हमारी थर्ड आई से होता है, हमारी सिक्स सेंस से होता है, हमारे बातिन से होता है। तो वो लोग जो इसको यहाँ से प्रेस करके जो वो आसन लेके प्रैक्टिस करते हैं, दे आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग कि उनका थर्ड आई पीनल ग्लैंड एक्टिव हो जाए और उनका बातिन रोशन हो जाए। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और हमारे बहुत ही कॉमन चीज़ है कि वो कहते हैं, जैसे आपने सिक्स सेंस की बात की, तो कहा जाता है कि जी फलां की छठी हिस्स भी बहुत तेज़ है। और एक और चीज़ होती है कि कश्फ कह सकते हैं उसको, इल्हाम कह सकते हैं। इल्हाम, बिल्कुल इल्हाम हो जाता है। वो माइंड साइंस से कितना को रिलेट करता है? माइंड साइंसेस ने स्पिरिचुअलिटी को सीखना बहुत आसान बना दिया। जैसे कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था, हम 3 फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड माइंड साइंसेस। इन तीनों को हमने इंटीग्रेट किया और इसी चीज़ को हम सिखा रहे हैं। पहले स्पिरिचुअलिटी को सीखना बहुत मुश्किल होता था, साल सारी ज़िंदगी लगती थी उनको सीखने में। अब हमने हिप्नोसिस और माइंड साइंसेस के उलूम को इंटीग्रेट किया है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल मुकाम, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, सॉल्यूशंस लेना, हासिल करना बहुत आसान हो गया। जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमने अपनी सिक्स सेंस को एक्टिवेट करना है, हमने कश्फ या इल्हाम हासिल करना है। सबसे पहली तो बात ये कि कश्फ और इल्हाम या सिक्स सेंस, कुछ लोगों में नेचुरली ये कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। हाँ। वो कौन लोग होते हैं जिनमें होती है ज़्यादा, मैं बताता हूँ आपको। दो उसकी बुनियादी शर्त हैं। माइंड साइंसेस पे हम बाद में आते हैं। वो लोग जो ओवर थिंकिंग नहीं करते, रिलैक्स माइंड वाले होते हैं, अल्लाह तवक्कल रज़ा वाले होते हैं। हाँ। माइंड रिलैक्स रहता है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल होती है, तो इल्हाम होता है, कश्फ होता है, सिक्स सेंस एक्टिव होती है। ओवर थिंकिंग वाले जहनों में कभी सिक्स सेंस नहीं आई। दूसरे वो लोग
जो साफ़ दिल के लोग होते हैं, दिल में कीना बोगस गुस्सा नहीं रखते, हर आने जाने वाले के लिए दुआएं करते हैं, ऐसे लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ होती है, उनको ऑटोमेटिक कश्फ इल्हाम हासिल होता है। तो माइंड और हार्ट क्लींजिंग जो मैंने अभी जिक्र किया, ये तो बुनियादी शर्तें हैं, ये जिनका होगा उनका कश्फ इल्हाम हासिल करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हम माइंड साइंस से कैसे हेल्प ले सकते हैं? हिप्नोसिस। एक तो 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की हम बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं कैसे हासिल करनी है। अगर हम सिर्फ अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहना सीख लेना दिन का बेशतर हिस्सा, तो हमारे ऊपर बहुत कुछ जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा, जो कि बातिन है, बहुत कुछ हमारे ऊपर ज़ाहिर हो जाएगा। फिर ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज की हमने बात की। ऑरा एनर्जी आपकी स्पिरिचुअलिटी को एक्टिवेट करती है और उन चीज़ों को जो आपने जिक्र किया ज़्यादा हासिल करने में मदद देती है। थर्डली हिप्नोसिस। हम हिप्नोसिस के ज़रिए अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक शख्स अपने हिप्नोसिस के ज़रिए अपने जहन में अपने आप को इस तरह ट्रेन कर सकता है। हम कश्फ इल्हाम की बात कर रहे हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो मेरा नेबर, जब वो मेरे दरवाजे के सामने से गुजरे तो मुझे फ़ौरन पता चल जाए। दिस इज़ पॉसिबल, ये हासिल हो सकता है। ये मैंने एग्जांपल दी है। मैं नहीं चाहता कि लोग अपने नेबर्स पर नज़र रखें, पॉजिटिव काम करें। हाँ, मोहल्ले की आंटी बनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये सब कुछ हासिल है। यहाँ तक कि सबकॉन्शियस माइंड को अपने अगर हम प्रोग्राम कर लें तो हम वो चीज़ें जो हिडन हैं, किसी एक सील्ड एनवेलप में क्या है हम जान सकते हैं। किसी वो आपने आज तक सुना होगा कि किताब सरहाने रख के सो जाएं और सुबह आपको पता हो किताब में क्या है। दिस इज़ पॉसिबल। अच्छा, सील्ड एनवेलप से हम जान सकते हैं क्या है, क्लोज डिस्क में हम जान सकते हैं क्या है। वी जस्ट हैव टू ट्रेन आवर माइंड। हम अभी अक्टूबर से एक मेगा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं माइंड साइंसेस का, जिसमें तमाम ये माइंड साइंसेस के उलूम सिखाएंगे जिनका हमने अभी जिक्र किया है। इट इज़ टोटली फ्री और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करें, सीखें, अपनी ज़िंदगी भी बदलें और हमारे साथ टीम में शामिल होकर माइंड पावर आर्टिस्ट बने और दूसरों की ज़िंदगियाँ भी बदलें। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि माइंड साइंसेस और अपने नफ्सियात में क्या मतलब डिफरेंस क्या है इसके अंदर? ये दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं लेकिन डिफरेंट हैं। साइकोलॉजी और माइंड साइंसेस में 2-3 बुनियादी फ़र्क हैं। सबसे पहले ये कि साइकोलॉजी भी लोगों का इलाज करती है, लोगों को मुश्किलात से निकालती है, लेकिन साइकोलॉजी में आपको अपनी प्रॉब्लम किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी थेरेपिस्ट से शेयर करनी पड़ती है। जबकि माइंड साइंसेस में हम ये सिखाते हैं कि आपको अपना प्रॉब्लम किसी से शेयर भी करने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट सोल्यूशन, माइंड एक्सरसाइजेस हम आपको बताते हैं। आप विदाउट शेयरिंग अपना प्रॉब्लम खुद हल कर सकते हैं। नंबर 2, साइकोलॉजी में जो सोल्यूशन या जो प्रोग्रेस होती है ना, वो थोड़ी सी स्लो होती है, कुछ टाइम लगता है, आपको थेरेपिस्ट के पास मुसलसल जाना पड़ता है और तब जाके आप ठीक। जबकि माइंड साइंसेस के जो रिजल्ट्स हैं वो इवन दिनों में भी आते हैं, घंटों में भी आते हैं, मिनट्स में भी आते हैं। और थर्डली, इल्म नफ्सियात का ये कहना है कि हम सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते, मुश्किल हालात को चेंज नहीं कर सकते, लोगों के रवैये हम तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हमने मुश्किल हालात और लोगों के सख्त रवैयों को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हम ये चेंज कर सकते हैं। टोटल साइकोलॉजी इस पे काम करती है। जबकि माइंड साइंसेस में हम ये भी सिखाते हैं कि आपने अपने आप को चेंज करने के अलावा अपनी एनवायरनमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, सिचुएशंस को कैसे चेंज करना है, लोगों के रवैये कैसे बदलने हैं, अपना नसीब, अपनी किस्मत कैसे बनानी है। दिस इज़ ऑल पॉसिबल विद माइंड साइंसेस। अच्छा, एक और मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा कि अगर आपकी टीम में कोई शामिल होना चाहे तो कैसे शामिल हुआ जा सकता है? जी वेलकम। हमें तो बहुत ज़रूरत है माइंड पावर आर्टिस्ट की। हमारी एक टीम है माइंड पावर आर्टिस्ट की जो काफ़ी अर्से से हमारे साथ हैं, सीख चुके हैं और उन्होंने वॉलंटियर किया हुआ है कि वो हमारे साथ काम करेंगे। वो लोग क्या काम कर रहे हैं? वो लोग कुछ नेशनल लेवल के हम काम कर रहे हैं, कुछ हम इंटरनेशनल लेवल के काम कर रहे हैं। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जब कोविड आया था, हमने उस वक़्त एक टास्क शुरू किया था। हमने अपने हीलर्स को इकट्ठा किया, उनको हीलिंग सिखाई, एक शॉर्ट कोर्स कराया, उनको हीलर बनाया। और हमने क्या किया, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा था, सिचुएशन ख़तरनाक हो रही थी, हमने कोविड केसेस को हील करना शुरू किया। हमने सिर्फ उन केसेस को लिया जो कि सीरियस केसेस थे, जो कि इंतहाई सीरियस थे, या तो ऑक्सीजन पर थे, या डॉक्टर्स होपलेस थे, या वो फैमिलीज होपलेस थी, या लेट्स से ऑक्सीजन पे थे, या 1-2 केसेस ऐसे भी थे जो वेंट पे थे या कोमा में थे। अच्छा, हमने सिर्फ सीरियस केसेस को लिया और हमने उनको हील किया। हम कलेक्टिवली सब लोग मिल के हील करते थे, अराउंड 40 to 50 लोग। हमने 500 लोगों को हील किया और उनके जो हमारे स्टैट्स थे ना, वो ये थे 81% लोग आउट ऑफ 500 प्लस 81% लोग ऐसे थे जो इस कलेक्टिव माइंड पावर हीलिंग से विद इन 24 आवर्स अपनी इमरजेंसी से निकले और कम प्रोग्रेस की तरफ, हेल्थ की तरफ आना शुरू हो गए। कुछ 5 to 7% ऐसे थे जिनको कुछ दिन बाद असर हुआ,
कुछ ऐसे थे जिनको असर नहीं हो सका और कुछ की हमें फीडबैक नहीं मिल सकी। ओवरऑल 81% लोग जो कि लाइफ थ्रेटनिंग थे विद इन 24 आवर्स उससे निकले और कामयाब हुए। इसी तरह हम डिफरेंट काम अभी भी हमारी टीम पाकिस्तान के लिए कर रही हैं, कुछ ग्लोबल अपने दीन रिलीजन के लिए हम काम कर रहे हैं एज अ टीम मिलके इन सारे उलूम के ज़रिए। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो ये काम सीखना चाहें और वॉलंटियर करके हमारे टीम में शामिल होना चाहें। शामिल होने का तरीका यही है, अभी हम अक्टूबर में एक मेगा कोर्स कर रहे हैं माइंड साइंसेस का। हमारे साथ ये कोर्स करें, अपनी ज़िंदगी बदलें, दूसरों की ज़िंदगी बदलें और आएँ हमारे साथ मिल के अपने रिलीजन के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कलेक्टिवली माइंड पावर से काम करें और माइंड पावर आर्टिस्ट बन जाएं। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या, कोई स्पेसिफिक स्टडी होनी चाहिए, कोई एज लिमिट है, किस तरह, मतलब कोई इसके रूल्स हैं, क्या है? एज वी डिस्कस अर्लियर, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको उर्दू ज़ुबान आनी चाहिए, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। नो एज लिमिट, नो एजुकेशन। एज लिमिट हमारी तरफ से कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन वो लोग जो हमें अप्रोच करते हैं वो जनरली 18-20 प्लस ही होते हैं। हाँ। उससे पहले के लोग अगर शामिल हों, 15-16 के एज के लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो 15-16 टीन एज में है वो लोग होंगे जो इंपॉर्टेंट लाइफ के उसके स्टेजेस के ऊपर हैं, अपने मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम्स के ऊपर होंगे, वो उस पर फोकस करें। 18-20 ईयर्स एंड अबव जो है हमारे साथ शामिल हो जाए हमारे साथ, और एवरीबॉडी इज़ वेलकम। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने कोई चीज़ पता नहीं ख्वाब में देखी होती है या सोची होती है और कहीं आगे जाके वो चीज़ हो जाती है और हमें एक झलक पड़ती है कि फिर हम सोच में पड़ जाते। मेरे साथ कई दफ़ा मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि ये मैंने ख्वाब देखा था, ये मैंने सोचा था, ये कैसे, ये हो क्या रहा है, ये तो वही है जो मैं देख चुकी हूँ। वो कौन सी कंडीशन है? कभी कभार तो मुझे लगता है जैसे मेरे साथ कोई जिन बाबा जी साथ है जो मुझे समझा देते हैं कि भाई ऐसे होने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है आज आप मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अच्छा, अगर तो हम इसको गूगल करें तो इसका आंसर मिलेगा। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है डीजे वू। कौन सी? डीजे वू एक टर्म यूज होती है कि आपको क्लिक हो जाना कि ये तो मैंने कि देखा है, ये पहले हो चुका है, आई नो दिस। मैं इस टर्म से एग्री नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ इसकी फिलॉसफी क्या। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है जिसको हम शऊर कहते हैं, एक हमारा सब कॉन्शियस माइंड है जिसको हम लाशऊर कहते हैं। कॉन्शियस ये है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, हम अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड वो होता है जो खुद से खुदकार निज़ाम हमारे बॉडी के एक तो निज़ाम संभाल रहा होता है, हार्ट बीट कितनी होगी, ब्लड फ्लो कैसा होगा, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा सब कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, ये हमारी ओवरऑल लाइफ को गवर्न कर रहा होता है। इस वक्त मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद, ये मेरे सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हुआ हुआ है। अच्छा, मैं किन सिचुएशंस में कैसे बिहेव करता हूँ, दिस इज़ नॉट ऑटोमेटिक, ये मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से मेरे सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो चुका है, तब मैं इस तरह करता हूँ। फिर ये कि सब कॉन्शियस माइंड हमारा हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा जागता रहता है, इसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन है, ये यूनिवर्सली तमाम सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, 4 डायमेंशन से ऑटोमेटिकली इसका कनेक्शन है। अब क्या होता है, समटाइम्स हमारे सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के दरमियान जो एक रब्त है ना, वो आमतौर पर रब्त इतना ज़्यादा नहीं होता लोगों का, कुछ लोगों का ये रब्त ज़्यादा हो जाता है। इन्फॉर्मेशन सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ट्रैवल करना शुरू हो जाती है, और जब वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है ना, तो उसी को हम कश्फ कहेंगे, इल्हाम कहेंगे। और जिस सिनेरियो का आपने जिक्र किया कि ये हमने कहीं देखा है, वो सब कॉन्शियस माइंड में तो आपके वो पहले से होता है, वो वहाँ से एक उसका ड्रॉप ट्रैवल होकर कॉन्शियस माइंड में आया और आपको लगा कि ये तो हो चुका है, हमने कहीं देखा है। हाँ, मैं इसी बात को आगे लेके चलूँ तो इसी तरह अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से 100% कनेक्ट होना सीख लें तो हम पास्ट एंड फ्यूचर भी एक्सेस कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत 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 शुक्रिया आपका। मुझे यकीन होगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वालों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप इस तरह मज़ीद मतलब सीखना चाहते हैं, देखिए सीख के बाबा जी बनने की ट्राई बिल्कुल नहीं करनी है कि अब आप वो बैठ के कमाना शुरू कर दें, तावीज़ लिखना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये एक अच्छी चीज़ है, आप उसको सीखें ताकि आपके इल्म में भी इससे इजाफा होगा। सर, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और आपकी इस इन्फॉर्मेशन का बहुत शुक्रिया जो हमारे लोगों को चाहिए थी। सो व्यूअर्स, इसी के साथ मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट टाइम कोई बहुत ही अच्छी किसी स्टोरी के साथ या कोई बहुत ही ऐसी मालूमात के साथ जिसकी आपको ज़रूरत है। तब तक के लिए अपने होस्ट वखान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।